हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रैब द ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं। तो अभी तक लास्ट दो पार्टों में हमने मैटर के बारे में पढ़ा, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ा है जो सॉलिड, गैस और लिक्विड हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है ये है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो स्टेट्स कौन कौन सी हैं पहले वो देखते हैं। एक स्टेट है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। तो क्या मैटर इन तीनों स्टेट्स में चेंज हो सकता है? क्या मतलब अगर एक सॉलिड स्टेट में कोई मैटर है तो क्या वो चेंज होकर लिक्विड में या फिर गैस में कन्वर्ट हो सकता है? हमें ये बात करना है। इसके लिए सबसे जो आसान एग्जांपल हमारे पास है वो है वाटर, क्योंकि वो हमारे आसपास अवेलेबल है इजीली और हमने उस वाटर को तीनों स्टेट्स में देखा है। वाटर को हमने सॉलिड स्टेट में देखा है एज एन आइस, वाटर को हमने लिक्विड स्टेट में देखा है एज वाटर और वाटर को हमने गैसेस स्टेट में देखा है स्टीम, एज स्टीम। ठीक है। हाँ, तो क्या आइस से वाटर या फिर वाटर से स्टीम बनता है, या फिर आइस से स्टीम, वाटर से स्टीम, ये सब आपस में इंटरचेंज होते हैं? तो आंसर है हाँ। हमने आइस से वाटर में कन्वर्ट होते हुए देखा है, इसका मतलब सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुआ। हमने वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होते हुए देखा है, इसका मतलब लिक्विड टू गैस भी हो रहा है। ठीक है। हमने वाटर टू आइस कन्वर्ट होते हुए देखा है, तो लिक्विड टू सॉलिड भी चेंज होता ही है। ठीक है। और हमने स्टीम टू वाटर भी कन्वर्ट होते हुए देखा है। तो ये सब हमने देखे हैं, इससे ये प्रूफ होता है कि मैटर अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.12। इसमें पहले बताया गया है कि आपने एक बीकर लिया हुआ है, आपने यहाँ पर एक बीकर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस बीकर में आपने थोड़ी सी आइस ली हुई है, यहाँ पर कुछ आइस रखी हुई है और आइस के नीचे आपने बर्नर लगा रखा है और साथ में एक थर्मोमीटर जो उस आइस के अंदर है, जो टेम्परेचर हमें बताते रहे, और साथ में एक ग्लास स्टीरर। स्टीरर का काम क्या होता है? उसको घुमाना। अगर जैसे कोई अगर उसमें कुछ आपने रखा है और उसे घोलना है तो घोलने का काम आता है ओवरऑल। तो ग्लास स्टीरर। अब इस एक्टिविटी में करना क्या है? टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस। तो आपने आइस ली, आपने उसमें उसको नीचे गर्म किया बर्नर से, और सबसे पहला जो काम करना है, हमें चेक करना है कि किस स्टेट में, किस टेम्परेचर में जो आइस है वो कन्वर्ट होती है वाटर में। सबसे पहले वो टेम्परेचर हमें चेक करना है। यहाँ पे बताया गया है नोट द टेम्परेचर, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो पहला काम हमें ये करना है। ठीक है। इसके बाद पहला काम ये कर लिया, ये पहला काम है। इसके बाद दूसरा काम जो है वो है नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। उसके बाद देखना है कि वो टेम्परेचर क्या है जिसमें कम्प्लीटली वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक। और तीसरा है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है। और इसके बाद आपने इसको मैं आपको समरी बता रहा हूँ। आपने पहले चेक करना है आइस टू वाटर किस टेम्परेचर पे हुआ, फिर देखना है कि वो कम्प्लीटली वाटर किस टेम्परेचर पे हुआ। ठीक है। और उसके बाद आपने देखना है कि वो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट किस टेम्परेचर पे हुआ। तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट में इसका आंसर बता देता हूँ बस। आइस से वाटर में कन्वर्ट होने का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट वो होती है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं।
हाँ ये लैग कर रहा है कुछ ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे मेल्ट होती है और वाटर से जो स्टीम में कन्वर्ट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर हम इवेपोरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल उस बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि वाटर से स्टीम में कब कन्वर्ट होता है वो। ठीक है, तो वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं इस एक्टिविटी में। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अब हम लोगों ने बात करी कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, तो हमने आंसर दिया हाँ वो स्टेट चेंज करता है। तो किस वजह से, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टेट्स चेंज होती हैं? तो पहला रीज़न जो होता है वो होता है टेम्परेचर। पहला रीज़न क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से आपका स्टेट चेंज होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या इफ़ेक्ट टेम्परेचर के होते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा गैप दे देते हैं बीच में। ओके, तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कौन है? द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। तो सबसे बहुत मिनिमम टेम्परेचर, वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे बर्फ़ पिघल जा रही है, और किस सिचुएशन में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे आसपास का होता है ना प्रेशर, वैसे नॉर्मली हम लोग 1 बार बोलते हैं, तो उस प्रेशर में जिस मिनिमम टेम्परेचर पे आपका सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जा रहा है लिक्विड में, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हर मैटर के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमने पानी के लिए बात की थी थोड़ी देर पहले कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, सॉरी आइस का, वाटर तो मेल्ट हो ही नहीं सकती, वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 273.15 के। ये केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.15 समथिंग कह सकते हैं। बट अभी जो इन जनरल आपको जो मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ वो है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। अभी केल्विन टू सेल्सियस कैसे चेंज करना है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, वहाँ हम सीख लेंगे, अभी हम इस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। उस मिनिमम टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हर मैटर का अलग अलग हो सकता है। वाटर का हमें याद है, बाकी मेटल्स का हमें पता नहीं है। लेकिन जैसे मान लो आप आयरन को लो, लोहा आपके घर में होगा, उसे अगर आप बहुत ज़्यादा उसको हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत हाई होगा। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत हाई। ठीक है, अब कितना होगा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अभी, पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर की बढ़ाने की वजह से हमें क्या मिल रहा है? एक मेल्टिंग पॉइंट नाम की एक टर्म मिल गई नहीं। इसके बाद फ्यूज़न। ये फ्यूज़न है, इसका डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट नोन एज फ्यूज़न। अच्छा, मेल्टिंग की जो मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। अगर आपसे कोई पूछता है मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? उसे बोल रहे हैं फ्यूज़न। तो यहाँ पर एक फ्यूज़न भी आ सकता है अगर किसी आपके कोई टेस्ट वगैरह में। तो एनसीईआरटी के अंदर है तो कोई भरोसा नहीं है, आपको दिया जा सकता है, और आपने अगर सही से डीप में पढ़ा नहीं होगा तो आप इसको मिस कर जाओगे। इसीलिए मैंने इसकी डेफिनेशन अलग से लिख दी है कि फ्यूज़न भी कोई एक टर्म है आपकी बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। फिर से देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ना हर बार लिखा गया है, तो ये आप कभी अपने एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह में डेफिनेशन लिखोगे तो इसको मिस मत करना। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं, तो ये ज़रूर रखना है इसको। तो
बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ बल्क फिनोमिना, ये बल्क में होता है। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अब चल रहे हैं तुम्हारे अभी इस स्लाइड में, ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जो भी है आप इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस होकर पढ़ना है इसको अच्छे से। अगर अभी नहीं भी अच्छे से आप समझ रहे हो तो आराम से अपनी बुक खोल के फिर आराम से वीडियो देख लेना। अगर आप अभी जल्दबाजी में देख रहे हो तो आराम से कभी जब आप इसको प्रॉपर पढ़ समझ सकते हो, टाइम दे सकते हो, तब देखना, क्योंकि ये कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं जो आपके टेस्ट में एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट तो आपने समझ लिया होगा। आपको पता हो जैसे आइस है, या फिर मैंने अभी आपको बताया आइसक्रीम आप लेते हैं, वो भी आइस ही है वैसे एक टाइप की, बट एनीवे आइस या आइसक्रीम दोनों किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। और ये मेल्ट होके क्या बन जाते हैं? लिक्विड। बट कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ध्यान देने वाली बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरी ध्यान देने वाली बात है वो मिनिमम टेम्परेचर। यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर मत लिखना या फिर मैक्सिमम मत कर देना, ये होना चाहिए हमेशा मिनिमम। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। फ्यूज़न भी मेल्टिंग पॉइंट की प्रोसेस है, कोई उसमें इश्यू नहीं है। अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी जैसा कि डेफिनेशन में बता ही दिया है कि जब वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड क्या होता है? बॉईल होता है। बॉइलिंग बॉइलिंग कौन सी सिचुएशन होती है? बॉईल कब होता है? मतलब अगर आपको नहीं पता है तो इवेपोरेशन, मतलब बॉईल में क्या होता है? लिक्विड है और लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होने वाला है, उससे पहले जो लास्ट वो टेम्परेचर है उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग स्टेट। ठीक है, अगर बॉइलिंग स्टेट के बाद आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उसके बाद वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि आप बॉईल किसको करते हैं? लिक्विड को। आपने घर में देखा होगा दूध बॉईल करते हैं, ठीक है? तो जो बॉईल करने वाली चीज़ें हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? लिक्विड फॉर्म में। और इस लिक्विड फॉर्म को आप बॉईल करते हो। अब बॉईल क्या है? नॉर्मली आपको इन जनरल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने से पहले जिस टेम्परेचर पे रहता है उस समय वो बॉईल हो रहा होता है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ कर देते हो तो उसके बाद वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करते हो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड स्टेट का वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ कि लिक्विड स्टेट मैक्स टेम्परेचर। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसके बारे में थोड़ा समझाना पड़ेगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर डेफिनेशन पे चलेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या है, जब आप जैसे मान लीजिए ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है? मान लेते हैं ये आइस क्यूब है और ये आइस क्यूब के अंदर का जो हम पार्टिकल्स देख रहे हैं, तो इसको पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये एक आइस क्यूब है, ठीक?
इसे आपने क्या हीट दी, कुछ हीट आपने इसको प्रोवाइड करी, यहाँ से हीट आपने इसको प्रोवाइड करी, तो ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और उसके लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे कुछ दूर दूर से, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा। ये हमने पढ़ा है लिक्विड के बारे में जब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब बर्फ़ से बर्फ़ पिघल के पानी बन रही होती है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल टेम्परेचर होता है, मान लो ये कोई बर्तन है, हम ये बर्तन में कर रहे हैं, हम ये कोई पूरा बड़ा सा बर्तन है, उसमें हमने आइस क्यूब को पिघलाने रखा हुआ है और हम उसमें हीट दे रहे हैं। तो हीट देते देते जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होगा किस में, लिक्विड में, इसमें लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे आप जब आप हीट बढ़ाते हो, एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, जबकि आपके यहाँ से नीचे गैस से लगातार उसको हीट मिल रही होती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? यहाँ नीचे गैस से, अगर आपने यहाँ गैस रखा है, बर्नर कुछ भी रखा है, उससे हीट लगातार आ रही है, लेकिन इस पूरे सिस्टम, इस पूरे बर्तन का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन होती है, और हम ये सोचेंगे कि वो हीट कहाँ गई, हीट कहाँ गई। तो होता यह है, जब यहाँ से पार्टिकल यहाँ कन्वर्ट होते हैं, तो इस स्टेट में जाने के लिए इनको एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड होती है, वो ये पजस कर लेते हैं अपने में, तो इसीलिए इनकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। पूरे सिस्टम का टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया इस समय, बट इन पार्टिकल्स की, जो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल हैं, इनकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, क्यों हाई होती है? क्योंकि इन्होंने जो कन्वर्जन के टाइम पर एक्स्ट्रा हीट अपने में पजेस कर ली, कंज्यूम कर ली। ठीक है, उसी एक्स्ट्रा हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ठीक है, उस हिडन हीट को, जो छुपी हुई है। अब हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न की डेफिनेशन हमने अभी इसके ऊपर वाले में पढ़ी हुई थी। वो प्रोसेस जब क्या होता है, मेल्टिंग होती है। जब मेल्टिंग पॉइंट वाला के बाद हमने अगला पॉइंट पढ़ा था फ्यूज़न, मेल्टिंग की प्रोसेस को ही फ्यूज़न कह रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point is called the latent heat of fusion of। तो जो मैंने आपको भी समझाया सेम वही सिचुएशन है। इस समय जो हम यहाँ पर, मैंने कोई अमाउंट की बात नहीं की थी, मतलब कोई फिक्स कितना रहेगा। यहाँ पे बात की गई है कि 1 kg ऑफ सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इसके मेल्टिंग पॉइंट पर जितनी लेटेंट हीट लगती है, उस जितनी एक्स्ट्रा हीट लगती है, वो हीट जितनी लगती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, इसे रिपीट करते हैं एक बार और अच्छे से याद करने के लिए। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, कन्वर्ट कब होना है? मेल्टिंग पॉइंट पर जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी बताया आपको। इसके और अगर नहीं समझ में आया तो लेटेंट हीट ऑफ, जो हम नीचे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ, उसमें वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी सेम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जैसा ही है, बस फ्यूज़न में क्या हुआ था, हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया था। इस पॉइंट में हम लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ ऑलरेडी लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ दूर दूर ऑलरेडी हैं, तो ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं। इसे आपने क्या प्रोवाइड करी? हीट प्रोवाइड करी, और आप इसे हीट देते हैं तो ये कन्वर्ट होता है गैस में।
सिर्फ नॉर्मल हीट से नहीं, वही इसके बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कभी तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो सेम यहाँ भी वही सिचुएशन है, यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, और आपने इसको हीट दी, लेकिन कितनी, बॉइलिंग पॉइंट से भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में ये कन्वर्ट हो गया गैसेस स्टेट में। अब गैसेस स्टेट में आपको पता है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और रैंडम मूवमेंट होता है उनका, कोई फिक्स मूवमेंट नहीं है जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकें। तो मैंने ऐसे ही रैंडम मूवमेंट वाले कुछ पार्टिकल्स बना दिए हैं, ठीक है। और अब इसमें भी सेम होता है कि आपने जो हीट दी बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा, ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट भी हो गया, लेकिन इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर तब भी उस समय कांस्टेंट होता है एक सर्टेन पीरियड के बाद। तो वो जो हीट हम लगातार यहाँ से दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहाँ गई? तो क्या होता है, ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, कन्वर्जन के दौरान यहाँ से लिक्विड से, यहाँ लिक्विड से यहाँ गैस में कन्वर्ट होने के टाइम पर ये अपने अंदर एक एनर्जी पजेस कर लेते हैं, इस हीट एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब क्योंकि ये प्रोसेस है वेपोराइजेशन की, इसीलिए इस लेटेंट हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और चलो डेफिनेशन पे चलते हैं तो शायद आपको और क्लियर हो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, फिर से हम कितने अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, 1 kg लिक्विड को चेंज कर रहे हैं वेपर में। और किस सिचुएशन में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कब, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, तो जितनी एनर्जी इस सिचुएशन में लगती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये डेफिनेशन सही से ऐसे ही याद करना है जैसे लिखी हुई है, कोई भी टर्म मिस मत करना, क्योंकि इसके बाद कोई भी टर्म मिस करते हो तो टीचर के पास चांस होता है आपके मार्क्स डिडक्ट करने का, तो किसी को चांस देना ही क्यों है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है एक्टिविटी 1.13, इसमें है टेक सम कैम्फर, क्रश इट एंड पुट इट चाइनीज। ओके, मैं इसको आपको समरी बता देता हूँ। इसमें आपने क्या देखा है कि कैम्फर है, जिसे नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में कपूर भी कहते हैं, ठीक है। तो उसे आपने रखा और उसे गर्म किया, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैम्फर होता है सॉलिड। कैम्फर कैसा होता है, सॉलिड। और इसे आप अगर गर्म करते हो तो ये लिक्विड में होने को, नॉर्मल सिचुएशन में सॉलिड को अगर आप हीट दो तो वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बट ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, कैम्फर की प्रॉपर्टी है वो सीधे सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होता है। वो यहाँ लिक्विड को स्किप मार देता है, यहाँ नहीं जाता, ठीक है। तो बस इसी प्रोसेस को यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे पता लगेगा। तो ऊपर एक कॉटन प्लग लगा रखा है, उसमें ये सब जमा हो जाता है गैस की फॉर्म में, फिर बाद में उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। हाँ, ये टी नहीं है, ये एल है, इसमें मिस्टेक मत करना। ये एक्चुअली आज थोड़ा लैग कर रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसको मैं ठीक कर लूँगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बहुत इजी है, आप इसको पढ़ना और इसको देखना, ये ऐसा ही है, इसमें और कुछ नहीं है सब्लिमेशन के अलावा। अब अगला टॉपिक क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अच्छा, मैंने बताया था कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो 2 पॉइंट्स पे चेंज हो रही हैं। 2 पॉइंट की वजह से जो मेन 2 रीज़न है वो हैं टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर के बारे में हमने अभी पढ़ा, अब हम देखते हैं प्रेशर से कैसे स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है
अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सबसे पहले यहाँ पर बहुत दूर दूर पार्टिकल हैं। ये कौन से पार्टिकल हैं? गैस पार्टिकल हैं। या नहीं, कोई सही पार्टिकल रख लीजिए। मान लीजिए ये स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट फेज़ है, ये गैस पार्टिकल कुछ हैं। आप उनको कंप्रेस करोगे तो उसके पार्टिकल थोड़ा पास पास आ जाते हैं, जैसे ये सेकंड फेज़ में दिख रहे हैं, ठीक है, और ये और पास आ गए। थर्ड फेज़ में आप इसको देख रहे हो तो आपने पार्टिकल्स को प्रेशर देकर और पास पास ले आए, ठीक है। यहाँ पर आपने पिस्टन का यूज़ किया हुआ है उसको प्रेशराइज करने के लिए। तो जब आप पार्टिकल्स को पास पास लाते हैं तो उनकी स्टेट चेंज हो सकती है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे पास पास पार्टिकल किसको दिखा रहे हैं? सॉलिड को। अगर आपके पार्टिकल्स किसी मैटर के इतने पास पास हैं तो वो किसको दिखाते हैं? सॉलिड को। ये सेकंड वाला रिजेंबल करता है लिक्विड फॉर्म को, एंड ये थर्ड वाला रिजेंबल कर रहा है गैसियस स्टेट को। तो प्रेशर देके आपने गैस को कन्वर्ट किया लिक्विड में और लिक्विड को कन्वर्ट किया सॉलिड में। अब रियल लाइफ में इसके एग्जांपल भी होते हैं। जो हम यूज़ करते हैं एलपीजी, घरों में जो हमारी गैस आती है, खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है जो, उसमें होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो एलपीजी होती है, आपने कभी सिलेंडर को मूव करके देखा होगा तो हमें ऐसा लगता है उसके अंदर पानी इधर से उधर हिल रहा है, घूम रहा है, ठीक है। घर वाले हिला के चेक करते हैं कि इसमें गैस है या नहीं है, अगर सिलेंडर आपके यहाँ आता है तो। या फिर आपने डिओड्रेंट या परफ्यूम वगैरह यूज़ करते होंगे तो उसके बॉक्स पे आप हिला के चेक कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ लिक्विड है। लेकिन जैसे ही आप उसको स्प्रे करते हैं या फिर एलपीजी में जब खाना बनाते हैं तो वो गैस की फॉर्म में बाहर आती है। तो जब आपने उसको प्रेशर के साथ आपके सिलेंडर में भरा जाता है तो उसको प्रेशर के साथ भरा जाता है, और जैसे ही आप उसको यूज़ करने के लिए अगर मैं बात करूं डिओड्रेंट की, जैसे ही आप उसको प्रेस करके बाहर निकालते हैं तो बाहर आके उसका जो प्रेशर होता है वो हट जाता है और वापस से वो अपनी पुरानी फॉर्म गैस में आपको दिखती नहीं है, मतलब फील होती है। सेम एलपीजी के साथ है। आपने खाने सिलेंडर में वो लिक्विड फॉर्म में होती है, बट जैसे आप गैस ऑन करते हैं और अपना खाना रखते हैं तो वो उस समय गैस की फॉर्म में बाहर आती है और जलती है, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 9 के। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो पहला आपको दे रखा है 300 केल्विन। अब ये केल्विन में दे रखा है, हमें इसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, ठीक है। तो 273 हमें करना पड़ता है माइनस, किसी भी केल्विन टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 273 माइनस करते हैं, और मैंने पहले गलत लिख दिया है। तो हमें क्या करना होगा, 300 में से 273 माइनस करना होगा, कितना आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेम ऐसे ही बी भी है, वो आप कर लोगे। 573 में से 273 माइनस किया, कितना आएगा? 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बहुत इजी है ये, बहुत कुछ बड़ा नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप कभी कभी भूल जाओ। अगर आपको कभी सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, जैसा कि सेकंड क्वेश्चंस में करना है, वो आप करना, ये आपका होमवर्क हो गया। तो जब भी सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो +273, ठीक है। और जब भी केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273। अब बहुत बार बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है, तो वो गलत भी करते हैं। तो मैं इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कारगर है या नहीं है आप लोग बताना। जैसे ABCD पढ़ते हैं तो ABCD से Z के बीच में पहले C आता है, फिर K आता है।
तो हम यहाँ से आगे प्लस करते हुए जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, प्लस 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 प्लस। तो यहाँ पे प्लस 273 कब, C2K के लिए प्लस 273। सेम इसी का अपोजिट, K से C पे आने के लिए हमें क्या वापस आना पड़ेगा उल्टा, तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस। K से C के पास जाने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस, हम उल्टे कदम वापस चलने पड़ेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं -273। अब पता नहीं आपके लिए कितना वर्क करेगा, बट स्टार्टिंग डेज में बहुत लोगों के ये काम आता है, जब तक उन्हें अच्छे से याद नहीं होता तो काम आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, ये मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो टेम्परेचर चेंज फिक्स क्यों रहता है? तो इसका आंसर है, मैंने आपको बताया भी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसीलिए क्योंकि जो हम हीट उसमें दे रहे होते हैं, जो टेम्परेचर हम देते हैं, वो कन्वर्जन के दौरान जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस हीट को, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से जो कन्वर्ट होने के बाद जो नई स्टेट होती है, उस स्टेट में उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब 4 में है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। बहुत सिंपल है, बाई कंप्रेसिंग देम, बाई कंप्रेसिंग और प्रेशराइजिंग, प्रेशर दे दो तो भी वो लिक्विफाई कर सकते हो, बाई कंप्रेस प्रेशर प्लस कोल्ड टेम्परेचर। ये मैं बहुत शॉर्टकट में लिखा हूँ बस समझाने के लिए। अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर दो और कंप्रेस कर दो, मतलब उसको बहुत प्रेशर दो कि सो उनके पार्टिकल्स को पास पास लाओ, तो ये कुछ मेथड हैं जिससे आप एटमॉस्फेयर की गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा नहीं है, बट लिखा है कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला पॉइंट है इवेपोरेशन। ये भी अच्छे टॉपिक्स में से है इस चैप्टर के। इवेपोरेशन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अभी तक हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर था लिक्विड स्टेट के लिए। बट इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में लिक्विड, एक सेकेंड, हाँ, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट किस में हो रहा है? वेपर में। बट एनी टेम्परेचर, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। और वो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? बिलो किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, बट बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। इस फिनोमेनन को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आपके अपने घर में जब पोछा लगाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी तो फ़ैन ऑन करके छोड़ते हैं कि चलिए जब पोछा जल्दी सूख जाएगा आपके घर में। बट कभी कभी आप नहीं भी अगर पंखा ऑन करते हैं तो भी वो कुछ देर बाद सूख ही जाता है। लिक्विड तो होता है आपके सरफेस पे, पोछा लगाने का मतलब है आपने सरफेस में लिक्विड स्टेट फैला रखी है वहाँ पे, और उसके बाद कोई वहाँ पे हीट हम दे नहीं रहे बॉइलिंग पॉइंट के लायक कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो उस रूम टेम्परेचर पे भी वो जो आपका लिक्विड स्टेट है पोछे की, मतलब जो पानी है, वो वेपराइज हो जाता है। तो एक इवेपोरेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल वो है। और आपके कपड़े सूख जाते हैं, कपड़े आप छत में रखो तो चलो हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई है, मान लेते हैं। बट नॉर्मली अगर आप अपने कपड़े कहीं भी घर में रखो तो भी वो सूख जाते हैं। तो वो भी एक इवेपोरेशन का अच्छा एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं 1.14 क्या है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। टेक 5 ml of water in open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. Record the room temperature, record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observation.
व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सरफेस एरिया। ओके, कुल मिला के ये बोला है कि 5 पानी को, एक को तो आप ले लो टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, ऐसे कुछ आपने अपने स्कूल की लैब्स में देखा होगा या कहीं भी देखा होगा। और आप एक चाइना डिश ले लो, एक प्लेट जैसी, ठीक है, ऐसे मान लो प्लेट जैसी कोई है। और एक फिर से चाइना डिश लिया है, इसको तो आपने रखा कहाँ पे, ओ टेक अ फैन, कीप इट नियर विंडो और अंडर अ फैन। इसको अंडर अ फैन रख दिया, फ़ैन के अंडर है ये। फ़ैन बना तो सकता नहीं मैं, बट मैं लिख सकता हूँ, तो ये फ़ैन के अंडर है। और इसके बाद चाइना डिश को कहाँ रखा है, एक और कबर्ड में। लोग कबर्ड बनाना तो तब भी मुश्किल नहीं है, मान लो ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ मेरी ड्राइंग को जज मत करना, ठीक है। अब तो ये एक तो ये लैग बहुत कर रहा है बीच बीच में। एक सेकेंड है ना, थोड़ा से क्लियर कर लूँ मैं। ये बन गई फिर से एक चाइना डिश, और यहाँ भी हमने कुछ रख लिया। तो 5 ml पानी इसमें भरा है। देखो पानी का रंग तो ब्लू होता है, तो ब्लू दिखा देते हैं। अच्छा, पानी का रंग ब्लू होता नहीं है, ठीक है। अभी तुम लोग कहीं इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हल्ला मचाओ। हाँ, तो हमने इस पर रखेंगे ना, इसके बाद हमें चेक करना है कि टाइम ऑफ डेट इवेपोरेशन, ये कब कब इवेपोरेट हो रहा है, कौन जल्दी इवेपोरेट होगा। कुल मिला के हम रेस लगाते हैं कौन जल्दी इवेपोरेट होगा। तो सबसे पहले कौन इवेपोरेट होगा, ये जिसको हमने फ़ैन के अंडर रखा हुआ है। दूसरा ये कबर्ड वाला। तीसरे में ये बीकर वाला, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। ये एक्टिविटी आप अपने परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो मेन मोटो है इसको समझने का, वो क्या है कि इवेपोरेशन की रेट को कौन इफ़ेक्ट करता है, इवेपोरेशन कैसे तेज़ हो रहा है कम हो रहा है, हमें कैसे पता लगेगा। तो हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, जो आगे टॉपिक है अगला हमारा, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले जो हमने एक्टिविटी में देखा था, वहाँ टेस्ट ट्यूब लिया था, उसमें पानी भरा था, और चाइना डिश में पानी भरा था। सरफेस एरिया ज़्यादा किसका था, चाइना डिश का। कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। टेस्ट ट्यूब में तो आपका पानी मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये बहुत छोटा सा एरिया है जहाँ से इवेपोरेट वो हो सकता है। बट चाइना डिश में ये एरिया बहुत ज़्यादा था उसके कंपैरिजन में, तो वहाँ से वो इवेपोरेट इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा एरिया यहाँ पर था इवेपोरेशन के लिए। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा है टेम्परेचर। अब आपने धूप में कपड़े रखे हों और नीचे रूम में नॉर्मल कपड़े रखे हों, तो जल्दी कौन सूखते हैं, धूप वाले। क्यों, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर में भी आपका इवेपोरेशन जल्दी होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। आसपास की एयर में ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके होते हैं, वाटर के। तो उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जब वाटर पार्टिकल्स आपके आसपास की एयर में ज़्यादा है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो आपका इवेपोरेशन कम होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह सकें, इसको मिटा देते हैं। सरफेस एरिया को लिख रहा हूँ मैं, सरफेस एरिया ये ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा। टेम्परेचर ये ज़्यादा तो इवेपोरेशन ये भी ज़्यादा। ह्यूमिडिटी क्या अगर ज़्यादा होगी तो क्या इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, नहीं, उल्टा होगा। इसमें इवेपोरेशन कम हो जाएगा, तो इवेपोरेशन कम। विंड स्पीड
क्या होनी चाहिए, विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी प्रेशन ज़्यादा होगा। तो यह जो इवेपोरेशन अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। ऐसा क्यों, समझते हैं। ह्यूमिडिटी एयर में वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब अगर ऑलरेडी वहाँ पर वाटर पार्टिकल्स हैं तो इवेपोरेशन के ज़रिए भी तो वहाँ पर क्या जाएंगे, वाटर पार्टिकल्स जाएंगे। इसको समझते हैं एक डायग्राम बना के। देखो, मान लेते हैं ये आपकी एक चाइना डिश है। आपने अभी पिछले वाले एक्टिविटी में देखी ना, देखी तो कहाँ, बहुत अजीब थी वो, बट फिर भी ये चाइना डिश है और इसमें हमने रखा है पानी, और ये आपके आसपास की पूरी हवा जो है इसमें भी गैस की फॉर्म में कौन है, पानी के पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो जब वाटर क्या है, वाटर एक लिमिट तक ही वाटर पार्टिकल्स को लेके घूम सकता है। सॉरी 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 जो एयर है आपके आसपास की वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही वाटर पार्टिकल्स को लेके घूम सकता है। तो अगर आप यहाँ से और वेपराइजेशन होगा तो यहाँ पर ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं जो स्टीम की फॉर्म में हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ऑलरेडी ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स हैं एयर के पास जो उसकी कैपेसिटी के बराबर है तो उससे ज़्यादा वो नहीं ले जा सकता, इसलिए इवेपोरेशन नहीं होगा। तो इवेपोरेशन नहीं होगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ ऑलरेडी एयर में पानी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इवेपोरेशन की रेट को वो कम कर देता है कि इवेपोरेशन कम से कम हो, जिससे कि ज़्यादा वाटर और एयर में ना फिल हो। क्योंकि आपके आसपास की जो एयर है उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो कुछ अमाउंट ही वाटर पार्टिकल्स साथ में लेके घूम सकती है। तो ऑलरेडी यहाँ पे भीड़ है, हवा में पानी के पार्टिकल्स बहुत हैं, तो वो उसे इवेपोरेट नहीं होने देंगे जो नीचे से इवेपोरेट और हो रहा है। ठीक है, विंड स्पीड तो आपको पता है, विंड स्पीड बहुत तेज़ होगी तो वो जल्दी इवेपोरेट करेगा उसको, जल्दी जल्दी पार्टिकल्स उसके और तेज़ी से इवेपोरेट होते हैं। इसके लिए कोई एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, हाँ, पंखे के नीचे आपने कपड़े रखे हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, और नॉर्मल रखो कपड़े तो वो टाइम लगाते हैं सूखने में। ये एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और ये अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अगला है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये तो आपका हर टेस्ट या एग्ज़ाम में आपको दिखी जाए, किसी न किसी टेस्ट में एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या है, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं, पहले तो मैं समझा देता हूँ फिर एग्जाम्पल भी आपको देंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कहीं से दौड़ भाग के आते हैं, तो हमें क्या आता है, हमारे मान लीजिए हमारी स्किन है ये, तो इस सरफेस पे हमारे कुछ पसीना, जब हम कहीं से दौड़ भाग के आते हैं तो ये इसके वाटर पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं। क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर अभी क्या है, सब यहाँ पर जितना भी आसपास का टेम्परेचर आपको दिख रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, हॉट होगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन के दौरान ये अभी पार्टिकल्स लिक्विड हैं, ये सारे कैसे पार्टिकल्स हैं इस टाइम पर, लिक्विड पार्टिकल्स हैं। और ये लिक्विड पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। अच्छा, और इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए होती है, हीट। तो ये जो आसपास की सराउंडिंग्स में हीट है यहाँ पर, ये इस हीट एनर्जी को कंज्यूम करके इवेपोरेट हो जाते हैं। और क्योंकि इन लोगों ने यहाँ से ये हीट कंज्यूम कर ली है तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हीट थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे हीट क्या हो जाती है, थोड़ा कम, लो हीट। पहले हाई थी, बाद में लो हीट हो गई, तो इसी वजह से हमें ठंडा लगता है। और एक्चुअली ठंडा नहीं होता, वो हाई हीट से लो हीट हो जाती है,
तो हमें लगता है कि हम ठंडा हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली ठंडा हो जाता है ना। तो इसलिए हमें जब पसीना आता है और जल्दी हम कहीं जाते आते हैं हवा में, तो हम जल्दी हमें ठंडा लगता है। इसका और एग्जांपल हो सकता है आपका जो परफ्यूम है या जो स्प्रे मैंने बताया था डिओड्रेंट वगैरह, वो भी अपनी स्किन में कभी ऐसे ट्राई करते हैं तो वो भी आपको ठंडा ठंडा फील करवाता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल भी अंदर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में आपकी बॉडी से टच करते हैं, बट वो तो ऑलरेडी गैस हैं, तो वो जल्दी से गैस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो वो आपकी बॉडी से थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके तुरंत इवेपोरेट हो जाते हैं। और वही है, आपकी बॉडी से जो उन्होंने हीट एब्जॉर्ब करी, तो इस वजह से आपकी बॉडी के आसपास जो सराउंडिंग है वहाँ से हीट कम हो जाती है और वहाँ पे आपको ठंडा फील होता है। ठीक है, ऑपरेशन कूलिंग के लिए मतलब कूलिंग करता है। ओके, अगला टॉपिक क्या दे रखा है इसमें आगे? अगला टॉपिक दे रखा है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। तो कॉटन क्लोथ्स के पीछे रीज़न क्या है तो मैं समझा देता हूँ। सेम रीज़न है, इवेपोरेशन का सेम रीज़न है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कॉटन क्लोथ्स में क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स में आपके पसीने को, जब आप कहीं चलते फिरते हैं, भागते हैं गर्मियों में, या नॉर्मली वैसे भी पसीना आ ही जाता है, तो आपकी जो कॉटन क्लोथ्स हैं आपकी बॉडी से पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके वो उसे इजीली इवेपोरेट कर देते हैं, और हमें पता है इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। जबकि नॉर्मल और कोई अगर किसी अलग टाइप का कपड़ा होता है तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है पसीने को। मैं पहले एक बॉटल बना लेता हूँ बढ़िया सी। ये बॉटल सही, ठीक है। तो इस बॉटल में मान लीजिए ठंडा पानी है, ठीक है। फिर से पानी के लिए क्या कलर दें? ब्लू। आधी बॉटल है पानी, बॉटल भरी नहीं तुमने अभी तक, ठीक है। तो ये ठंडा पानी है, ठंडे पानी को जब हम बाहर रखते हैं फ्रिज से बाहर निकाल के, तो हम क्या देखते हैं, इसके बाहर ना यहाँ पर छोटे छोटे पानी के ऐसे बूंद से इकट्ठा हो जाती हैं। सिर्फ बॉटल नहीं, ग्लास में भी, किसी भी पॉट में आप रखो सेम ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि जब आप बॉटल को फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हो, तो उसके आसपास की एयर, जो यहाँ पे एयर होती है चारों तरफ की, यहाँ की एयर हो गई और यहाँ की एयर हो गई, ये गर्म हवा होती हैं, और बॉटल के कांटेक्ट में जैसे ही ये गर्म हवा आती है, तो वो गैस से, गर्म हवा में क्या होता है, वहाँ पे गर्म हवा है, वो ठंडी होगी तो कंडेंस होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट होती है आपका लिक्विड में। अब ऐसा नहीं है कि गैस कन्वर्ट हो जा रही लिक्विड में, कोई सी भी हवा, जो आपकी गैस में, हवा में जो वाटर पार्टिकल्स हैं, जो स्टीम फॉर्म में अभी तक पड़े थे ना, तो वो गिट्टी होती है ना, तो वो गिट्टी होती है ना, तो वो गैस पार्टिकल में वाटर थे, मतलब स्टीम पार्टिकल थे हवा के साथ मिक्स। तो वो स्टीम जब ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। तो वो यहीं की हवा में ऑलरेडी जो कुछ स्टीम के पार्टिकल, हवा के पार्टिकल घूम रहे थे हवा के साथ, वो ठंडी ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते हैं और सरफेस पे के पास आते हैं, तो सबसे हाईएस्ट ठंडा जो कहाँ पर होता है, वो इस सरफेस के पास होता है। तो इसलिए वो यहाँ पर आके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें दिखता है कि पानी यहाँ पे आ गया। यहाँ पर देखिए कुछ बताया गया है इस बारे में, जो हम चेंजेस हमने पढ़े हैं ना कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो यहाँ पर दिखाया गया है इस डायग्राम में बहुत अच्छा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ पाए। ओके, तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फ्यूज़न। ये हमने पढ़ा था फ्यूज़न के बारे में, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न। यहाँ पे मेल्ट होता है, ठीक है। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। इसको हम नॉर्मल
यूज़ भी हम करते हैं, नॉर्मली बोलते हैं वेपराइजेशन, लेकिन गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना ये है डिपोजिशन। ये बहुत जनरल नहीं है, तो इसलिए इसको याद रखना। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना होता है सॉलिडिफिकेशन, ये टर्म है, ये भी याद रखना। गैस से लिक्विड के लिए होता है कंडेंशन, ठीक है। और सब्लिमेशन के बारे में हमने पढ़ा है। सब्लिमेशन की एग्जांपल क्या है, कैम्फर हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो ये सब स्टेट आपको याद करनी पड़ेंगी कि कब किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज होने पे प्रोसेस का नाम क्या है। जो कूलर होता है वो ड्राई डे दिन ज़्यादा, ड्राई डे मतलब जब आपका बहुत सूखी वाली गर्मी होती है, ठीक है। दो टाइप की गर्मी होती है, एक सूखी होती है, दूसरी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो चिपचिपी गर्मी कहते हैं उसको बहुत लोग, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की होती हैं। तो जब हॉट ड्राई डे होगा तो कूलर अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि हॉट ड्राई डे का मतलब है हवा में ह्यूमिडिटी नहीं है। अब ह्यूमिडिटी क्या है? कम है। तो इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन में ह्यूमिडिटी कम है, और ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो कूलर कूलिंग भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। अगला है सेकंड, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट। अच्छा, मटके की बात चल रही है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मटका जो स्ट्रक्चर्स का बना होता है उसमें पानी भरते हैं हम लोग, ठीक है। और वो पानी धीरे धीरे, उसके बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं मटके में, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। और पानी अंदर से हल्के हल्के रास्ते पे बाहर आता है सरफेस पे, और सरफेस पे आके होता है इवेपोरेट, और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इस वजह से तब बाहर से ठंडा होता है तो अंदर ठंडा कर देता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर है। अब सबका आंसर सेम ही जाएगा, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। हर बात पे हमें एक ही आंसर देना है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। थर्ड क्या है, वाई डज अवर पाम फीट फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, क्योंकि आपकी स्किन पे वो लिक्विड आता है और आपके स्किन में जो आसपास जो एटमॉस्फेयर में हीट होती है उसे एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब की है तो वहाँ हीट कम हो जाती है, तो हमें ठंडा फील होता है। अगला है, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। ये सरफेस एरिया की बात कर ली है। कप से चाय पियोगे तो गर्म लगती है, और अगर प्लेट में पियोगे तो वो जल्दी ठंडी जाती है। तो सरफेस एरिया की वजह से आप लिख सकते हो कि सरफेस एरिया सॉसर का ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें पीना आसान होता है, जबकि कप में सरफेस एरिया कम होने की वजह से हम नहीं पी सकते जल्दी, मतलब वो गर्म रहती है, जल्दी ठंडी नहीं होती है।